हैं क्लास 10th। चलो आज एक पेज में एनसीईआरटी के क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट को ख़त्म करते हैं। लेट्स गो। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट वैसे कहें तो बेसिकली इसको कहते हैं विकास। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखें तो इट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस प्रोग्रेसिंग विच इज़ अ ओवरऑल हेल्दी साइन। अगर हमारे देश का विकास हो रहा है यानी कि हम जैसे पहले रहते थे उससे अब कई गुना अच्छी तरह से अब रहते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। तो हम जो इनकम करते हैं उससे हमारा डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम जितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हो उतना डेवलपमेंट तुम्हारा होता रहेगा। अब जो डिफरेंट पीपल होते हैं उनका डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होता है। जैसे कि अगर तुम बच्चे रहते हो तो तुम्हें बड़े होकर सुपरमैन बनना होता है। जब तुम थोड़े समझदार होते हो तो तुम्हें क्रिकेटर फुटबॉलर बनना होता है। बट फिर लास्ट में जाके तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर ही चूज़ करना पड़ता है। हमारा जो इनकम होता है वो हमारे गोल्स के अनुसार ही चेंज होता रहता है। अगर तुम कुछ करते हो तो उसके अनुसार तुम्हें उसके पैसे मिलते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ विकास है तो दूसरे के लिए विकास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड रेदर इट मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग टू अदर्स और इवन डिस्ट्रक्टिव। यानी कि इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जो कि जिसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। फॉर एग्जांपल तुम ले लो रतन टाटा या फिर कोई भी ले सकते हो। तो अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसे डैम बनाना है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके तो उसे एक ऐसी जगह चाहिए होगी जो खाली हो, जैसे कि एक ओपन फॉरेस्ट। वहाँ पे वैसे तो ट्राइबल लोग रह रहे होंगे पर उन्हें वहाँ से डिसलोकेट करके कहीं और जगह दे दी जाएगी ताकि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सके। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को अगर तुमने सेटअप कर दिया, यहाँ पे अगर तुमने डैम बना दिया तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो इंडस्ट्रियलिस्ट को डायरेक्ट फ़ायदा देगी और इन लोग का कोई फ़ायदा वैसे होता नहीं है। इसी वजह से डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ट्राइबल पीपल के लिए अच्छा घर बनाना, फॉरेस्ट में रहना डेवलपमेंटल गोल है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डैम बनाना डेवलपमेंटल गोल है। इसीलिए व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट फॉर अदर, रेदर इट मे बी कन्फ्लिक्टिंग और डिस्ट्रक्टिव टू अदर। डिफरेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। जो लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ को चूज़ करने के लिए अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रख के देखते हैं। सिर्फ पैसा ही किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे कि दो चीज़ों को देखा जाता है, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक वो जो कि मटेरियल है जिसे हम टच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें मनी आ जाएगा। मनी और वो जो चीज़ें मनी से हम बाय कर सकते हैं वो मटेरियलिस्टिक होता है। बाकी जो चीज़ें हम खरीद नहीं सकते उसे कहते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक नहीं है। जैसे कि हेल्थ, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, वो सब जो चीज़ें तुम नहीं खरीद सकते। अब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल एंड नेशनल गोल जो होता है, जो कंट्री का डेवलपमेंट होता है वो भी जाहिर सी बात है कि डिफरेंट ही रहेगा क्योंकि डेवलपमेंट को अलग तरह से देखते हैं। फिर अब अगर हमें कंपेयर करना है कंट्रीज़ को तो कंपेयरिंग कंट्रीज़ के लिए हम टोटल इनकम को नहीं देख सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन बिलियंस में है और फिर रशिया की मिलियन में है और कुछ और भी छोटे आइलैंड है वो तो थाउजेंड्स और लैक्स में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो टोटल इनकम इज़ नॉट आइडियल। तो हम क्या देखते हैं, हम एवरेज इनकम को कंसिडर करते हैं जिसे हम अच्छी लैंग्वेज में पर कैपिटा इनकम कहेंगे। हमारी बुक में भी दे रखा है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, चुपचाप से टोटल इनकम को लेना है, जितने लोग हैं पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देना है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछ सकता है कि ये किस करेंसी में होता है और कौन निकालता है। तो ये निकाली जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और कहाँ बनाई जाती है तो डॉलर्स में, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड है तो डॉलर्स में सबके लिए निकाला जाता है, सबके लिए वो सेम रहता है। तो अगर अब तुम कंपेयर कर रहे हो कंट्रीज़ को तो इंडिया कहाँ पे है ये भी जानना ज़रूरी है। तो इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है क्योंकि इंडिया का जो करेंसी जितना वो कमाता है वो हमारे लिए ज़्यादा होगा, बट इन डॉलर के टर्म्स में हम काफ़ी पीछे हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अभी भी लोअर मिडिल में आते हैं, यानी कि डेवलपिंग कंट्री का टाइप हो गया। और ये हर साल निकाला जाता है और निकाला जाता है बाय वर्ल्ड बैंक ओनली। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं जिसके अंदर पर कैपिटा इनकम से कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है, जिसका अनदर नेम है एवरेज इनकम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी को क्या क्राइटेरिया पे बताया जाता है कि कोई डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, डेवलपिंग है। तो इंडिया अगर लोअर मिडिल में आता है वो इसलिए आता है क्योंकि वो 2500 से 49,300 के बीच में आता है, वो भी नीचे के टर्म्स में, यानी कि 2,500 से थोड़ा ज़्यादा डॉलर्स में। और उससे भी नीचे है तो अंडर डेवलप्ड है। बट अगर 49,000 से ज़्यादा है तो यूएसए, यूके ये सब हो गया, तो ये सब डेवलपमेंट कंट्रीज़ में जाएगा। उसके बाद अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कंट्रीज़ को, अगर हम मटेरियलिस्टिक देखें तो उसमें मनी को तो कंसीडर हमने कर लिया, बट अगर मनी के अलावा कुछ और भी कंसीडर करना है तो ये सारे क्राइटेरिया जिसको कंसीडर किया जाता है। अब इसे कौन कंसीडर करता है तो इसे यूएनडीपी कंसीडर करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमें एचडीआई रिपोर्ट देता है। अब ये क्या है, तो जैसे हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वैसे ही यूएनडीपी एचडीआई देता है। फ़र्क ये है कि इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, बीएमआई, इन सब को
एक साथ देखते हैं, साथ में मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक दोनों को दिमाग में रखते हुए इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। और ये डॉलर्स में नहीं होती क्योंकि ये सिर्फ पैसे के अनुसार नहीं चलती है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट यानी कि 0 से 12 मंथ ओल्ड जो भी होते हैं उन्हें इन्फेंट कहते हैं। मोर्टेलिटी यानी कि उनका जीना। तो नंबर ऑफ़ इन्फेंट जो कि मर जाते हैं हर 1000 बच्चे के पैदा होने पर, उन्हें कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर ज़्यादा मर रहे हैं तो फिर वो अच्छी कंट्री नहीं कहलाएगी, कम मर रहे हैं यानी कि वो डेवलप्ड कंट्री में आएगा। नेट अटेंडेंस रेशियो, अब यानी कि यहाँ पे अटेंडेंस की बात हो रही है, तो 14 से 15 साल के वो सारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं उसके रेशियो को कंपेयर करने के लिए नेट अटेंडेंस रेशियो होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो कि एक डेवलप कंट्री यानी कि एक अच्छी ग्रोइंग कंट्री के लिए अच्छा माना जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफ कितनी है, उसको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 आता है तो उसके जो मेजर लोग हैं वो 70 साल के होने के आसपास ही मरते हैं। फिर लिटरेसी रेट क्या होता है? अगर कोई 7 साल का बच्चा है या 7 साल से बड़ा है जो कि रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, समझने के साथ साथ अगर वो लिख सकता है, बोल सकता है विथ अंडरस्टैंडिंग, तो फिर उसे हम लिटरेट घोषित कर सकते हैं, पढ़ा लिखा जिसे कहते हैं। और जिसको नहीं आता है ये सब, वो 7 साल से ऊपर होते हुए भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई लैंग्वेज में लिखना पढ़ना नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अनपढ़ गंवार। फिर आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अब ये क्या होता है? अगर तुम फैट हो या फिर नॉर्मल भी हो सकते हो या फिर तुम हो सकते हो स्किनी, तो अब इसमें भी तुम्हें कंपेयर करना है। तो अगर तुम इन तीनों में से किस कैटेगरी में लाइक करते हो तो उसके लिए BMI इंपॉर्टेंट होता है। तो BMI बेसिकली कैसे कैलकुलेट करना है? अपना वेट ले लो केजी में और मीटर स्क्वायर हाइट को डिवाइड कर दो। अब इससे जो नंबर तुम्हारा निकलेगा उसे BMI का जो इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हमारे NCERT के पीछे में भी दे रखा है, उसमें जाओ और उसमें अपने ईयर के अकॉर्डिंग उसे कनेक्ट करो और तुम्हें पता चल जाएगा तुम स्किनी हो, अंडरवेट हो या फिर हेल्दी हो। तो अगर जिसका BMI रेट अच्छा रहेगा तो वो डेवलप कंट्री के साथ में जाएगा। तो इसी हिसाब से UNDP हमें बता देता है कि हमारा कंट्री अच्छा है या बुरा है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है NCERT में, 3 स्टेट्स को कंपेयर किया है, बट उसमें हरियाणा, केरला का एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है कि हमारा जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक देता है, वो तो हरियाणा का बहुत अच्छा है, मगर जो हमारा UNDP जो रिपोर्ट देता है HDI वाला, वो केरला का बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अच्छा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, यहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटीज़ अच्छी दी जाती है। तो केरला में पैसे कम होंगे भले ही, बट पैसे कम होंगे पर सारी फीचर्स जो चाहिए होते हैं वो सब मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हरियाणा से ज़्यादा डेवलप्ड केरला होता है। इवन दो उसमें पैसे कम है फिर भी केरला को ज़्यादा डेवलप देखा जाता है। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ में कैसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? तो वो फैसिलिटीज़ जो कि हम पैसे से नहीं खरीद सकते वही इसमें भी आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए तो वो तुम्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, एज अ होल सबको काम करना पड़ता है, क्योंकि सब लोग एक साथ मिलके ही जमा कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है फिर से केरला का, जिसका एक्सीलेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी देता है, जिसकी वजह से वो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है। उसके बाद दिया है कि फॉर मेनी थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे एंड द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विस इज़ टू प्रोवाइड इट टू ऑल। अब ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है तो अगर वो तुम्हारे आसपास के लोग नहीं कर रहे होंगे तो फिर वो तुम्हारे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन एंड नोबडी एल्स इज इंटरेस्टेड, देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू परस्यू एजुकेशन। गर्ल्स आर अनेबल टू गो टू स्कूल बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडेड विथ एडुक्वेट फैसिलिटीज़। क्योंकि लड़कियों का पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो जिनका होता है उन्हें भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके लिए अलग से कोई फीचर नहीं अवेलेबल है। और अगर यही सबको चाहिए रहेगा तो लोगों के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। यानी कि जो तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, ये जो तुम विकास कर रहे हो, ऊपर की तरफ उग रहे हो, और तुम्हारा जो ऊपर जाने का जो ग्राफ है वो हमेशा सीधा जा रहा है, तो क्या ये सीधा जाने में सस्टेनेबिलिटी है? क्या तुम इसे हमेशा जो ऊपर ग्राफ तुम्हारा चढ़ रहा है उससे ऊपर ले जा सकते हो, या फिर तुम्हारा डाउनफॉल हो जाएगा? तो इसको समझने के लिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल परफेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड नॉट कंप्रोमाइजिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि तुम अपना जो भी एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट भी करते हो, अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए सामान जो चाहिए वो भी बचाते हो, साथ में डेवलपमेंट करते हो। भले इससे डेवलपमेंट स्लो ज़रूर हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन वो इफेक्टिव रहेगी और लॉन्ग टर्म में चलेगी। क्योंकि अगर तुमने मान लो ये है तुम्हारा अगर ये तुम्हारा डेवलपमेंट का ग्राफ है और तुम ये ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे डेवलपमेंट करके ऐसे पहुंच जाते हो,
क्योंकि तुमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया है। तो समय के साथ फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो तुम्हारा डाउनफॉल भी ऐसे ही होगा। बट अगर तुम धीरे धीरे डेवलपमेंट करते हो तो तुम्हारा डेवलपमेंट ऐसे ऐसे ही क्यों ना हो, बट ये लंबा चलेगा और आगे में जाके कंपाउंड होगा। इसीलिए बताया गया है थिंग्स टू प्रिवेंट व्हेन प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर तुमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, अपने फ्यूचर की जनरेशन की भी बातों को मानना है, चाहते हो कि धरती आगे कई टाइम तक अच्छी चलती रहे, तो तुम्हें ये कुछ चीज़ें हैं जो कि करते रहना होगा। जैसे कि फर्स्ट है कि ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ नहीं करना है। अगर तुम एक्स्ट्रा वाटर को निकालते रहोगे तो वो वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा फिर जो वाटर अवेलेबिलिटी है यहाँ पे सरफेस पे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रिसोर्स डिप्लीशन, यानी कि अगर हम ओवर माइनिंग कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो भी फूड अवेलेबल है वो सब ख़त्म हो जाएगा ना टाइम के साथ, और उसे भी रीग्रो करने का टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद फैक्ट्री पोल्यूशन, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे जो रिलीज़ होते हैं टॉक्सिक गैसेस, वो हमें बहुत ज़्यादा खतरनाक वेज में हार्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल लोगों को अस्थमा हो जाता है। और अगर हमारा ये फैक्ट्री एक माइनिंग का है, तो तुमने पत्थर को तोड़ा, ठीक है, पत्थर को तुमने इम्पैक्ट डाल के तोड़ा, अब पत्थर के ऐसे पीसेस हो गए, ये बन गए डस्ट। अब ये जो डस्ट है ये एनवायरनमेंट में फैलेगा और समय के साथ ये तुम्हें हर जगह पे एक ऐसी चीज़ पड़ी है उसके ऊपर डस्ट अपना कवर जमा लेगा। इस डस्ट कवर की वजह से क्या होगा, तो वहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म ग्रो नहीं कर पाएगी। इस तरह से तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट डिप्लीशन हो सकता है, सिर्फ फैक्ट्री, इस तरह से तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट डिप्लीट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री पोल्यूशन की वजह से। अब एयर और वाटर पोल्यूशन को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाटर को पोल्यूट करना इज़ वाटर पोल्यूशन, एयर को पोल्यूट करना इज़ एयर पोल्यूशन, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर तुम्हारी धरती के जो सारे अलग अलग पार्ट्स हैं वो सब आपस में अब कनेक्ट होते जा रहे हैं, एक बनते जा रहे हैं, तो उसके साथ बहुत सारी चैलेंजेस भी आएंगी। क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, अब लोगों को एमएनसीज आने लग गई है, तो जो चीज़ें पहले हम महंगी खरीदते थे वो ब्रांडेड होने के बाद भी अब सस्ती अवेलेबल हो रही है, तो उसमें हमारा जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। क्योंकि हम प्रॉफिट के पीछे भागने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट है, जो अर्थ है हमारा, वो हैम्पर कर जाता है। तो भाई हमारा चैप्टर बस इतना ही था, तो हमारा चैप्टर का यहाँ पे हो जाता है दी एंड। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, वैसे मैंने एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर कर दी है, जाके एक बार एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लो। और 2 से 3 मार्क के तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स में एमसीक्यूज ऐसा कुछ आ सकता है। बेसिक थीम को समझ लो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।